ये 3 करोड़ लोग जो ईपीएस के पेंशनर हैं, जिनकी दावों को खारिज कर दिया गया, पैसा नहीं निकालने दिया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया, फाइनल सेटलमेंट नहीं किया गया। ईपीएफओ साफ तौर पे कह रही है कि सबका जिम्मेवार नया जो डिजिटलकरण है या आधार से जो जोड़ा गया है, जो ऑनलाइन किया गया है, तो क्या ऑनलाइन कि सुविधा के तहत लोगों को सुविधा होनी चाहिए थी, यहां पे लोगों को जान देने की नौबत आ रही है। 9-9 साल, 8-8 साल, 5-5 साल लोग ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर मारते हैं अपने रिटायर होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, और आखिर में आकर के अपनी प्राण दे देते हैं उसी ऑफिस के अंदर में। तो क्या ईपीएफओ के ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है, अगर 100 में से 35 लोगों के दावे अगर खारिज किए जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो 35 लोग 100 में से किस तरह से जी रहे होंगे। आप सोचिए 3 करोड़ लोगों पे क्या बीत रही होगी। ये महज 3 साल का आंकड़ा है। लेकिन ईपीएफओ के जो अधिकारी बताते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पे जो छपा है, उसके मुताबिक हम सुधार करने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे जिस बंदे को रिटायरमेंट के बाद 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए पेंशन देना हो, उसको वो भी नहीं मिल पा रहा हो, और जिसके लाखों लाख रुपए जमा हो, तो वो किस तरह से जी रहा हो। दोस्तों नमस्कार, केपी शिवरामन एक टायर निर्माता के कंपनी से रिटायर हुए और अपना अंतिम पीएफ बकाया पाने के लिए ईपीएफओ के कोच्चि कार्यालय में पिछले 9 वर्षों में कई बार चक्कर लगाए। इस महीने की शुरुआत में ईपीएफ कार्यालय के अंदर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनका पीएफ रिकॉर्ड और उनके आधिकारिक दस्तावेजों में पहचान विवरण में विसंगति के कारण उन्हें देय पीएफ राशि अस्वीकार कर दी गई थी। मुंबई के एक और ईपीएफ सेवानिवृत्त कर्मचारी का फाइनल सेटलमेंट, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर सेटल के रूप में दिखाया गया, लेकिन राशि ना तो उनकी पासबुक में दिखाई देती है और ना ही उनके बैंक खातों में। कोलकाता के ही रहने वाले एक और ईपीएफ पेंशनर आर साहा बेरोजगार होने के 4 महीने बाद अंश निकासी के लिए आवेदन किया, लेकिन डेटा बेमेल के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया। ईपीएफ फाइनल सेटलमेंट की अस्वीकृति दर लगातार बढ़ रही है, जो 2017-18 में लगभग 13% से बढ़कर 2022-23 में लगभग 34% हो गई है। यानी कि हर 3 क्लेम में से एक क्लेम ईपीएफओ के द्वारा खारिज किया जा रहा है। पीएफ दावों की 3 श्रेणियां, फाइनल सेटलमेंट, ट्रांसफर और विड्रॉल। इनमें से पिछले 5 वर्षों में पीएफ के दावों के लिए फाइनल सेटलमेंट के लिए अस्वीकृति दर में तेजी से वृद्धि हुई है। ईपीएफओ के अधिकारी इसका मुख्य कारण ऑनलाइन प्रणाली को बताते हैं। उनका कहना है कि अब यह मुख्य रूप से आधार से जुड़ा हुआ है और 99% दावे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होते हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए प्राप्त कुल 73,87,000 दावों में से 33.8%, करीब करीब 25 लाख खारिज कर दिए गए। यही 2017-18 में 13% और 2018-19 में 18.2% थी। अब हम बात करें 2019-20 की, तो 2019-20 में 24.1% और फाइनल दावों के लिए 2020-21 में 30.8% तक बढ़ गई। 2021-22 में फाइनल सेटलमेंट की अस्वीकृति दर बढ़कर 35.2% हो गई। बोर्ड के 2 पूर्व सदस्यों ने कहा कि ईपीएफओ के केंद्रीय सीबीटी की बैठक में दावों की अस्वीकृति दर में वृद्धि का हवाला दिया गया। बोर्ड के 2 सदस्यों ने साफ कहा कि हमने सीबीटी के मीटिंग में बताया था कि अस्वीकृतियां की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रमिकों द्वारा अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करना शुरू करने के बाद इसमें काफी वृद्धि हुई है। पहले ईपीएफओ के हेल्प डेस्क में कोई इसे सही कर देता था। हम कई बार बैठक में इस ओर ध्यान दिलाते रहे हैं। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कुछ दिन बाद विसंगतियां बताकर दावे वापस कर दिए जाते हैं। इनमें से कई विसंगतियां आजकल सदस्य के नाम में सिर्फ एक अक्षर मेल ना खाने या आधार में अलग अलग जानकारी के कारण होती है। यह सब ईपीएफ ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करता है। गलतियों को सुधारने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात पहले भी कई मौकों पर बोर्ड के बैठक में बताई जा चुकी है।
ईपीएफओ के सीबीटी बोर्ड के एक पूर्व सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह सब बताया। अक्टूबर 2022 में आयोजित सीबीटी की बैठक में ग्राहक असंतोष का प्रमुख कारणों में पीएफ संचय का गैर हस्तांतरण, पीएफ कार्यालय से संबंधित ग्राहकों के केवाईसी से संबंधित मुद्दे, क्लेम सेटलमेंट के बाद बैंक खातों में राशि जमा ना होना, क्लेम सेटलमेंट के बाद खाते में पैसा जमा ना होना, बार बार क्लेम रिजेक्ट होना, पीएफ निकासी में देरी, पासबुक में राशि न दर्शाए जाने सहित पासबुक से संबंधित और कई समस्याएं। ईपीएफओ के सेवानिवृत्त निधि निकाय में कुल 29 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं, जिनमें से लगभग 6.8 करोड़ सक्रिय योगदानकर्ता ग्राहक हैं। केरल में ईपीएफओ के परिसर में आत्महत्या से मरने वाले सदस्य की घटना पर ईपीएफओ ने कहा कि उसने पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक जांच शुरू कर दी है। संगठन सतर्क रहता है, लगातार निगरानी करता है और समय पर दावा निपटाने का जो टाइम बॉन्ड है उसको भी लागू करने की कोशिश करता है। यह प्रतिबद्धता अपने संचालन में दक्षता और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए ईपीएफओ के समर्पण को दर्शाती है। 2022-23 में फाइनल सेटलमेंट, ट्रांसफर और पार्शियल विड्रॉल के दावों की कुल संख्या 5 करोड़ 21 लाख थी। इनमें से 1 करोड़ 34 लाख या 25.8% दावे खारिज कर दिए गए, जबकि 3 करोड़ 77 लाख या 72.4% दावों का निपटारा कर दिया गया। लगभग 9 लाख यानी कि 1.8% दावे क्लोजिंग बैलेंस के रूप में रहे। इसकी तुलना 2021-22 में फाइनल सेटलमेंट, हस्तांतरण और आंशिक निकासी के कुल 4 करोड़ 82 लाख करोड़ दावों से की जाती है, जिनमें से 1.25 करोड़ या 26% के करीब दावे खारिज कर दिए गए। लगभग 3.5 करोड़ या 72.4% दावे निपटाए गए। 8 करोड़ 40 लाख या 1.8% दावे क्लोजिंग बैलेंस के रूप में बने रहे। 2021-22 में 1.25 करोड़ और 2022-23 में 1 करोड़ 35 लाख, कुल 2 सालों में ही 2 करोड़ 60 लोगों के दावे खारिज किए गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम 3 साल को ही उठाते हैं तो करीब करीब 3 करोड़ लोगों के दावे खारिज कर दिए गए। तो ये 3 करोड़ लोग किस हाल में जी रहे होंगे? ये 3 करोड़ लोग जो ईपीएस के पेंशनर हैं, जिनकी दावों को खारिज कर दिया गया, पैसा नहीं निकालने दिया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया, फाइनल सेटलमेंट नहीं किया गया। ईपीएफओ साफ तौर पे कह रही है कि सबका जिम्मेवार नया जो डिजिटलकरण है या आधार से जो जोड़ा गया है, जो ऑनलाइन किया गया है, तो क्या ऑनलाइन की सुविधा के तहत लोगों को सुविधा होनी चाहिए थी। यहां पे लोगों को जान देने की नौबत आ रही है। 9-9 साल, 8-8 साल, 5-5 साल लोग ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर मारते हैं अपने रिटायर होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, और आखिर में आकर के अपनी प्राण दे देते हैं उसी ऑफिस के अंदर में। तो क्या ईपीएफओ के ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार की कितनी जरूरत है? खुद ही कह रही है कि 29 करोड़ के करीब लोग ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, जो करीब करीब 7 करोड़ जो एक्टिव योगदान दे रहे हैं, अंशदान दे रहे हैं, वो अपना भविष्य किस तरह से देख पा रहे होंगे? वो जब रिटायर होंगे तो किस तरह से उनको पेंशन मिलेगा? अगर 100 में से 35 लोगों के दावे अगर खारिज किए जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो 35 लोग 100 में से किस तरह से जी रहे होंगे। आप सोचिए 3 करोड़ लोगों पे क्या बीत रही होगी। ये महज 3 साल का आंकड़ा है। लेकिन ईपीएफओ के जो अधिकारी बताते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पे जो छपा है, उसके मुताबिक हम सुधार करने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे जिस बंदे को रिटायरमेंट के बाद 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए पेंशन देना हो, उसको वो भी नहीं मिल पा रहा हो, और जिसके लाखों लाख रुपए जमा हो, तो वो किस तरह से जी रहा होगा। तो जीवन लीला, कई ईपीएफओ के सदस्य हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली पेंशन ऑफिस ईपीएफओ के चक्कर काटते काटते। आपको फैसला करना है कि क्या ईपीएफओ का जो पूरा सिस्टम है, जिससे 29 करोड़ जनता की जुड़ने की बात कही जा रही है, उन जनता के साथ खिलवाड़ है या नहीं है। और स्पेशली इस देश के 78 लाख से ज्यादा रिटायर्ड ईपीएस के पेंशनर और करीब करीब 7 करोड़ के करीब जो स्नान कर रहे हैं, वो किस हाल में अपनी जिंदगी, जो रिटायर है वो जी रहे हैं, और जो करीब करीब 7 करोड़ लोग आज अंशदान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा रिटायरमेंट के बाद। ये सब पूरी की पूरी चिट्ठा आपके सामने है, पूरा सिनेरियो आपके सामने है कि किस तरह से ईपीएस 95 के पेशेंट लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार उम्मीद करते रहे कि उनको कम से कम
जो मिनिमम पेंशन है वो तो 7500 कह रहे थे, यहां 2000 करने के ऊपर भी सरकार नकार गई है। तो ये है हमारे न्यू इंडिया के पेंशन का स्कीम और बुजुर्गों का न्यू इंडिया। ये अमृत काल चल रहा है भारत का, तो अमृत पीते रहिए। नमस्कार।